हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पंचायती राज एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली यदि हम बात करें तो ये एडीओ में अलग से टॉपिक दिया हुआ है पंचायती राज, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक विषय है। लेकिन यदि हम एबीईओ एग्जाम की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज उसमें भी दिया गया है पेपर 1 में, और सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी में पंचायती राज से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है पंचायती राज, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। लेकिन बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडीओ में एक अलग से सिलेबस ही है ये पंचायती राज, जिसके लिए हमें पंचायती राज पढ़ना ही है। ठीक, तो चलिए फिर हम आज पहली क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फिर यदि हम पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज के अंतर्गत आता क्या है? पंचायती राज के अंतर्गत सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है, पंचायती राज संस्थान आखिरकार है क्या? हमने बोल तो दिया पंचायती राज, लेकिन आखिरकार है क्या? तो पंचायती राज क्या है? ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। क्या है ये? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इट इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन ये भी तो बताते जाओ कि ये है क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है। आइए देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन भी। तो स्थानीय स्वशासन ना स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। लेकिन ये बताओ, ये स्थानीय निकाय क्या है? तो ये स्थानीय निकाय स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा। तो यहां से हमें क्या चीज क्लियर हुआ? पहली बात, पंचायती राज संस्थान क्या है? पंचायती राज संस्थान स्थानीय स्वशासन है। क्या है ये? स्थानीय स्वशासन है। कहाँ का? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बताओ, ये स्थानीय स्वशासन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन ना स्थानीय निकायों द्वारा क्या है? स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। अच्छा, स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। जी हाँ, स्थानीय मामलों का प्रबंधन है। लेकिन ये स्थानीय निकाय क्या है? तो ये स्थानीय निकाय ना स्थानीय लोगों द्वारा ही तो चुने गए हैं, तभी तो हमारे मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। क्लियर है? बातें समझ में आई? ये देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज who have been elected by the local people। हमारे द्वारा चुने गए हैं और हमारे मामलों का प्रबंधन करेंगे। ये क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ो। अब बात आती है कि क्या संविधान में इसके बारे में कुछ बताया गया है क्या, पंचायती राज संस्थान के बारे में? जी हाँ, बताया गया है। कहां पे बताया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया है, जो कि 1992 में आया था। अच्छा, तो उसमें क्या किया गया? तो उसमें ना क्या किया गया? इस अधिनियम, इस संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था, उसके माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करवाया गया और लोकतंत्र के निर्माण को संवैधानिक बना दिया गया था। संवैधानिक बना देने का अर्थ है कि पहले से तो था, लेकिन संविधान ने दर्जा दे दिया। कब दिया दर्जा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया, जो कि 1992 में आया था। और इससे रिलेटेड अभी पीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, नगरीय निकाय और नगरीय स्वशासन के बारे में। 73वें आई होप मतलब कि वो नगरीय निकाय था या नगर पंचायत, ऐसे करके था एक क्वेश्चन। मुझे अच्छे से एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है अभी के पीएससी में। ठीक है, तो बात क्या है कि ये क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। इसीलिए आपको बेसिक्स, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एग्जाम पैटर्न जो बदल रहा है ना, तो हम वो बदले हुए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं। समझ में आया? एक एक बेसिक चीज पढ़ेंगे हम ये पूरी सीरीज में। ठीक, आओ देखते हैं आगे। तो क्या किया गया? मैंने क्या बताया कि जो 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, उसके माध्यम से जमीनी स्तर पर
लोकतंत्र के निर्माण के लिए संवैधानिक बना दिया गया था और उसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया कि देखो तुम्हें संवैधानिक तौर पर तुमको दर्जा तो दे रहे, लेकिन काम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा काम है ग्रामीण विकास का कार्य करो। अब तुमको स्थानीय लोग चुन रहे हैं तो तुम स्थानीय लोगों के मामलों का प्रबंधन करोगे, ग्रामीण विकास का कार्य करोगे तुम। बोले ठीक है भैया करूंगा। तो ये कर रहे हैं। तो पंचायती राज संस्थान बस ये बताया गया, PRI was constitutionalized through 73rd Constitutional Amendment Act in 1992. You have to remember this date. क्या है आपको? ये पहली बात क्या क्या याद करना है आपको? तो 73rd याद करना है, फिर आपको 1992 याद करना है। ये दोनों को बिल्कुल रट डालो। हम अक्सर भूल जाते हैं, डाउट हो जाता है, अरे यार क्या होगा क्या होगा। तो नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देखो क्या है, ये 2 है ना, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है ना, तो बस 2 के बाद 3 आता है। 2 3 है, 2 3 5 ऐसे याद कर सकते हो। 2 3 5 क्या? पंचायती। 2 3 5 पंचायती। ठीक है, बस ऐसे करके याद करोगे, डेफिनेटली होगा, बहुत लोगों तो याद भी होगा। ठीक, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद, लेकिन ये तो सब ठीक है, आपने बोल दिया कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसका कोई इतिहास है? जी हाँ, इतिहास है। आओ देखें कि किस तरीके से भारत में पंचायती राज का उद्भव हुआ है, कैसे ये आया है। ठीक, तो द हिस्ट्री अब हम देखने जा रहे हैं, इसका इतिहास देखेंगे। सबसे पहले हम वैदिक युग में पहुंचते हैं। तो वैदिक युग में बताया गया है कि प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। वैदिक युग में बताया गया है कि प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द दिया गया था। तो पंचायतन शब्द तो दिया गया है, लेकिन ये है क्या पंचायतन? तो पंचायतन ना कुछ नहीं, इसमें ना एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहेगा और उसके साथ में 5 अन्य सदस्य रहेंगे। 5 व्यक्तियों का ये पूरा समूह बनेगा। अच्छा, तो यदि पंचायतन का उल्लेख है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या? एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो एक व्यक्ति है ना, ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। फिर उसके बाद आध्यात्मिक व्यक्ति इसमें, इस समूह में फिर शामिल नहीं हुआ, वो गायब हो गया। तो आपने सुना होगा पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा। तो बस ये वो पंचायतन यानी कि पंच परमेश्वर बन गए, 5 बस रह गए। पहले एक आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करता था, वैदिक युग की बात हो रही है, उसके साथ में 5 लोग थे। धीरे धीरे ये आध्यात्मिक व्यक्ति लुप्त हो गया, इसकी अवधारणा ही समाप्त हो गई और बचे केवल 5 पंच परमेश्वर। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ये वही चीज जो मैंने यहाँ हिंदी में बोला ना, ये वही चीज आपकी इंग्लिश में लिखी गई है कि इन द ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स। देखो मेरा ये उद्देश्य है कि सभी बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम, हालांकि भाषा कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं है, लेकिन हम माने बैठे हैं कि नहीं ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि चाहे आप जिस भी मीडियम से हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि सभी वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल दिए जाएं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? In the old Sanskrit scriptures, word panchayatan has been mentioned, which means group of 5 persons, including a spiritual man. Gradually, the concept of inclusion of a spiritual man in such group vanished. ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है ये। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधत का उल्लेख है। हम इतिहास देख रहे हैं तो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है, सभा, समिति और विदत का। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, ये आता है। ठीक है, और ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे जो कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में राजा को इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त होती थी। क्या बताया गया है कि इन द ऋग्वेद देयर इज अ मेंशन ऑफ सभा, समिति एंड विदत as a local self units. These were the democratic bodies at the local level. लोकतांत्रिक, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये आपके व्यापम और पीएससी में पूछा जा सकता है अलग से, है ना। क्या पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस स्थानीय निकाय के बारे में कहा गया है? तो आपको क्या याद रखना है? सभा, समिति, विधत, जो कि लोकतांत्रिक स्थानीय निकाय थे। ठीक, अब आगे बढ़ो। फिर क्या बताया गया है? एपिक एरा मतलब महाकाव्य का युग। महाकाव्य का युग मतलब रामायण, महाभारत।
जब लिखे गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं महाकाव्य युग। तो एपिक एरा इंडिकेट्स द टू ग्रेट एपिक पीरियड्स ऑफ इंडिया, दिस दैट इज रामायण एंड महाभारत, जो कि मैंने बताया वही लिखा है कि महाकाव्य युग यानी कि महाकाव्य काल, जहां पे रामायण और महाभारत को जहां पे दर्शाया गया है, ठीक है, उसको महाकाव्य। वहां पे कुछ बताया गया है क्या? जी हाँ, बताया गया। हम लोग तो वैदिक युग देखा, अब हम महाकाव्य युग में देख रहे हैं। तो क्या रामायण में या महाभारत में इसके बारे में है? जी हाँ है। क्या है? आओ देख लें। तो रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों में विभाजित था। कौन कौन से दो भाग थे? पुर और जनपद, या फिर उसको बोला गया है शहर और गांव। शहर और गांव, पुर और जनपद। क्लियर है? बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? रामायण में क्या संकेत मिले? पुर और जनपद के, शहर और गांव के। ये एक बेसिक चीज है, बेसिक नॉलेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पता तो रहे आखिरकार ये कहां से आया कहां से नहीं, ठीक। फिर इन द होल ऑफ द स्टेट देयर वाज also a caste panchayat and one person elected by the caste panchayat, and by the caste panchayat was a member of the king's council of minister। अब देखो क्या लिखा हुआ है, समझना। हाँ, तो पूरे राज्य में एक जाति पंचायत भी थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति, जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति राजा का मंत्री परिषद का सदस्य होता था। कितना ब्यूटीफुली देखो बताया गया है। और यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि यदि हम बात करते हैं जो रिजर्व्ड सीट्स होती है ना इलेक्शन में, यदि हम बात करें रिजर्व्ड सीट्स जो होती हैं, रिजर्व सीट्स की यदि हम बात करें जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनकी जो रिजर्व सीट्स होती हैं ये क्या है कि इनका एक प्रतिनिधि क्या बन जाता है कि हाँ, जैसे कि यदि हम ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री में बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल रिप्रेजेंट तो किया जाता है, बस वैसा ही है। ये कॉन्सेप्ट को समझना, बिल्कुल आज का जो परिवेश है वैसा है। ये आज जो चल रहा है इसका जन्म कहाँ से हुआ ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखो पूरे राज्य में क्या होता था कि एक जाति पंचायत हुआ करती थी, यानी कि जाति पंचायत थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति राजा का मंत्री परिषद हुआ करता था, मंत्री परिषद का सदस्य। कि देखो वो लोगों को ना ये दिक्कत है, ये इनको ये दिक्कत है, सीधा राजा के पास में रिपोर्ट पहुंचती थी। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। महाभारत के शांति पर्व में गांव की स्वशासन की पर्याप्त अभिव्यक्ति मिलती है। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। महाभारत जब मतलब कि ये एक हम इसको यदि रीड करेंगे तो उसमें शांति पर्व आता है, मतलब अलग अलग पूरा बताया गया है। उसमें भी गांव की स्वशासन की पर्याप्त अभिव्यक्ति हमें मिलती है और मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया ही है। ठीक, आगे बढ़ो। फिर महाभारत के अनुसार यदि हम देखें तो गांव के अलावा भी 10, 20, 100, 1000 ग्राम के समूहों की इकाइयां थी। क्या था? गांव तो था लेकिन उसके अलावा 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां थी। ग्रामिक जो था तो ग्रामिक गांव का मुख्य अधिकारी था। कौन था ग्रामिक? गांव का मुख्य अधिकारी, ठीक है। और जो 10 गांव का मुखिया हुआ करता था उसको क्या बोल देते थे? दशप बोलते थे। 20 गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? तो उसको विंश अधिपति बोलते थे। क्या बोलते थे? विंश अधिपति, ठीक। 100 ग्राम का मुखिया था तो क्या बोलते थे? शत ग्राम अध्यक्ष। और शत ग्रामपति 1000 गांव के मुखिया को कहा जाता था। फिर समझो, ठीक है। ये जैसे कि यदि हम बात करते हैं जो भी कोई पीएससी मेंस दे रहे होंगे ना, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी क्योंकि एक अलग से यदि हम बात करें तो ये सब चीजें अपने को पढ़नी रहती है। तो और या फिर डायरेक्टली यदि हम ऐसे की बात करें, निबंध लेखन की बात करें, तो उसमें भी आप यहाँ से ना पॉइंट्स लेकर के लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप पीएससी मेंस दे रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करो तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ना, ठीक, समझना यहाँ पे। या फिर डायरेक्टली प्री में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्रामिक कौन? गांव का मुख्य अधिकारी, बिल्कुल ठीक है। फिर बताया गया गांव तो था लेकिन 10, 20, 100 और 1000 ये भी समूह थे, गांव के समूह थे, तो उनका भी तो कोई मुखिया होगा ना? जी हाँ था। तो 10 गांव के मुखियों को क्या कहते थे? 10 से दशप याद हो जाएगा अपने को। 20 गांव तो विंश, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ऐसे करके याद कर सकते हो ना, 20, 20, ठीक।
मतलब याद करने का तरीका भी बता रही हूं मैं आपको। फिर 100 ग्राम है, 100 मतलब शत होता है, तो बोला गया उसको शत ग्राम अध्यक्ष है, वो क्या है, शत ग्राम अध्यक्ष। और फिर 1000 गांव का मुखिया है तो शत ग्राम पति, कौन है, पति। अब देखो ऐसे समझो कि जैसे कि हम बात करें राष्ट्रपति, यानी कि एकदम बड़ा, एकदम बड़ा, ठीक है। जैसे कि हम भारत की राष्ट्रपति की यदि हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो भारत की पहली महिला कौन है, राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति वही होते हैं, उनका दर्जा यही है। तो ऐसा समझो ना, अब 1000 है तो 1000 वाले पति है, शतग्राम पति है, जो 100 वाले हैं वो अध्यक्ष है, शतग्राम अध्यक्ष है, अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति से नीचे ही अब बिल्कुल जो भी आएंगे वो लोग आ रहे हैं, बस ऐसा करके समझ लो। मतलब रिलेट करना मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे, ठीक। तो वही यही चीज इंग्लिश में भी लिखा है, ग्रामिक मतलब कि चीफ ऑफिशियल ऑफ विलेज, दशक मतलब चीफ ऑफिशियल ऑफ 10 विलेज, विंश अधिपति मीन्स चीफ ऑफ 20 विलेज, शतग्राम अध्यक्ष मीन्स द चीफ ऑफ 100 विलेज, शतग्राम पति मीन्स द चीफ ऑफ 1000 विलेज, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर ये क्या करते थे, तो स्थानीय कर एकत्र करते थे और अपने गांव की रक्षा के लिए ये जिम्मेदार भी थे, कर एकत्रित करते थे। फिर पैसे कैसे आएंगे इनके पास, कर नहीं लेंगे तो कर इकट्ठा तो करते थे, लेकिन हम क्यों दे तुमको पैसा, अरे तुम इसलिए पैसा दोगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे पैसे दोगे तो। बोले अच्छा चलो तब तो फिर ठीक है, ले लो। तो बस वैसे ही है, कर एकत्रित करते थे और रक्षा की जिम्मेदारी किनकी थी, इन्हीं की हुआ करती थी, ठीक। फिर उसके बाद हम प्राचीन काल में आ जाते हैं। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौटिल्य पूछा जाता है, आपके पीएससी में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, ठीक है। तो चाहे केवल पीएससी बस में नहीं पूछा जाता, व्यापम में सभी मतलब पूछा जाता है, ठीक है। ये एक यदि हम देखें तो सामान्य अध्ययन की बात आती है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये हिस्ट्री में ही आता है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ो, तो शहर को पुर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, शहर को पुर, ठीक। और इसका प्रमुख नागरिक था, कौन था, नागरिक था। शहर को बोला गया पुर और इसका प्रमुख कौन, तो नागरिक। गांव का प्रमुख ग्रामिक और नगर का, ऐसे करके समझ लो, नगर का प्रमुख नागरिक, तो इसको नगर नहीं तो पुर बोलते थे। रायपुर, रायपुर क्या है, शहर है, तो शहर का प्रमुख कौन है, नागरिक, ऐसे करके याद कर लो, याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। स्थानीय निकाय किसी भी शाही हस्तक्षेप से मुक्त था, यानी कि शाही हस्तक्षेप मतलब राजा रजवाड़ों का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। स्थानीय मतलब स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस स्थानीय निकाय किसी भी शाही हस्तक्षेप से मुक्त था। रॉयल बॉडीज वर फ्री फ्रॉम एनी रॉयल इंटरफेरेंस। आगे बढ़ो, आगे क्या बताया गया है, मौर्य और उत्तर मौर्य काल के दौरान भी मुखिया बुजुर्गों की एक परिषद की सहायता से ग्राम जीवन की एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा। सिंपल सी बात दी गई है कि मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल के दौरान भी मुखिया बुजुर्गों की एक परिषद की सहायता से, यानी कि अब किसकी सहायता लिया जाए भाई, तो जो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सहायता से ग्राम जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता था। कौन, तो मुखिया। मुखिया मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल तो मुखिया हो गया, क्लियर है, समझ में आया, मुखिया हो गया। आगे बढ़ो, तो प्रणाली गुप्त काल के दौरान जारी रही यही प्रणाली, हालांकि नामकरण में कुछ बदलाव थे। कैसे बदलाव आ गए, आओ देख लें। तो जिला अधिकारी को क्या बोल दिया गया, विषयपति बोला गया, ठीक है। और गांव प्रमुख को ग्रामपति बोला गया। इससे पहले ग्रामिक बोलते थे, किसको, ग्रामिक बोलते थे ग्राम के प्रमुख को, ठीक। लेकिन जब हम गुप्त काल में प्रवेश किए तो ग्राम के प्रमुख को क्या बोलने लगा गया, तो ग्रामपति, और जिला प्रमुख को विषयपति। उस समय 20 गांव के प्रमुख को विंशपति बोला जाता था। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, विश, 20 से विश, 20 से विश, बस वैसे ही। तो इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम पड़ गया विषयपति, जिला प्रमुख विषयपति बोल दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय सरकार की एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली मौजूद थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित पैटर्न पर चलती थी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पंचायत का मुखिया होने या यहाँ तक कि पंचायत के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली महिलाओं का कोई संदर्भ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या महिलाओं की भागीदारी
क्या इसके बारे में कहीं उल्लेख है? तो इसका उल्लेख नहीं है। किस चीज का? ध्यान दो, ध्यान दो। यहां पे बोला गया कि पंचायत का मुखिया होने की, यानी कि पंचायत का प्रमुख, या यहां तक कि पंचायत के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली महिलाओं का कोई संदर्भ नहीं है। देयर वॉज नो रेफरेंस ऑफ women heading द पंचायत और इवन पार्टिसिपेटिंग एज अ मेंबर इन द पंचायत। यानी कि यहां से क्लियर होता है कि महिलाओं का हस्तक्षेप अब तक तो नहीं आया। किसमें? पंचायतों में अभी नहीं बताया गया है, यहाँ क्लियर बताया गया। ठीक, मध्यकाल में आ जाओ। अब तक हमने कहां तक देख लिया है? अब तक हमने प्राचीन काल तक देख लिया, अब मध्यकाल में आओ। मध्यकाल मतलब कि मिडवल पीरियड, मतलब मुगलों का शासन, सुल्तान और मुगल ये लोग आ गए। तो अब क्या हुआ कि सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को विलायत नामक प्रांतों में विभाजित कर दिया। पूरा राज्य है, ये पूरा राज्य है। अब सुल्तानों ने क्या किया? विलायत नामक प्रांतों में विभाजित कर दिया। ठीक है। फिर एक गांव के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ठीक है। जो मुकद्दम था वो प्रशासन के लिए था। ठीक है। पटवारी था राजस्व के लिए। फिर उसके बाद जो चौधरी था वो पंच की मदद से विवादों को निपटाता था। पंच की मदद से विवादों को निपटाता था। फिर से समझो, यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। अब हम कहा गए? सल्तनत काल, यानी कि मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। उस समय सुल्तानों ने क्या किया? तो सुल्तानों ने विलायत, देखो यहाँ पे बताया गया ना, विलायत नामक प्रांतों में विभाजित कर दिया अपना पूरा राज्य। ठीक है। अब उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो गांव के शासन में 3 महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। पहला था मुकद्दम। मुकद्दम क्या करेगा? प्रशासनिक कार्य देखेगा। पटवारी क्या करेगा? राजस्व कार्य, राजस्व विभाग किसके पास? पटवारी के पास में। चौधरी क्या करेगा? तो चौधरी पंच की मदद से विवादों को निपटाएगा। ये बातें क्लियर है आपको? आगे बढ़े। आगे क्या बताया गया? गांव के पास अपने क्षेत्र में स्वशासन के संबंध में पर्याप्त शक्तियां थी। ये नहीं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, बिल्कुल है, करेंगे। ठीक है। पर्याप्त शक्तियां दिया गया था। और मध्य युगीन काल में मुगल शासन के अधीन जातिवाद और सामंतवादी शासन व्यवस्था ने धीरे धीरे गांव के स्वशासन का शरण किया। देखो, सुल्तानों तक, यानी कि सल्तनत काल तक गांव के पास अधिकार थे, लेकिन जब मुगलों का आधिपत्य हुआ, मुगल शासन में जातिवाद और सामंतवादी सत्ता आ गई, और क्या हो गया? गांव के का जो अधिकार था या फिर गांव के पास जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट शरण होती चली गई। ठीक है, समझ में आया? यह फिर से ध्यान देने योग्य है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं है। अब तक कोई उल्लेख नहीं आया, न तो प्राचीन काल में आया, न गुप्तों मौर्यों किसी के समय अभी नहीं आया है, और ना ही सुल्तानों मुगलों के समय आया है। ठीक है, मध्यकालीन काल में भी नहीं आया है। आगे बढ़ो अब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश काल में। ठीक, तो ब्रिटिश काल को यदि हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो ब्रिटिश शासन के तहत ग्राम पंचायतों ने अपनी स्वायत्तता खो दी और कमजोर हो गई। अब इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ऑटोनॉमी इनके पास थी ही नहीं। धीरे धीरे, क्योंकि मुगलों के समय से शरण होते 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 जब ब्रिटिश काल में हमने प्रवेश किया तो इनके पास अपनी कोई स्वायत्तता थी ही नहीं और ये कमजोर पड़ते चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? सन 1870 से ही भारत ने प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उदय देखा। बोले अच्छा, पूरा नष्ट भ्रष्ट होने के बाद फिर से आया क्या? जी हाँ, फिर से आया। कब आया बताओ तो 1870 में आया। अच्छा, मतलब कि यदि हम बात करें तो पहले इनके पास शक्तियां थी। जब हम पहले से देखो, ग्राफ यदि बना करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा ये याद करने का। वैदिक काल में मतलब इनके बारे में बताया गया। ठीक है, वैदिक काल में था, फिर वैदिक काल से बिल्कुल, चाहे हम यदि बात कर रहे हैं प्राचीन काल में भी था। ठीक है, महाकाव्य में भी था। ये स्थानीय स्वशासन थे, उनके पास शक्तियां थी। फिर धीरे धीरे इनका शरण होता चला गया सुल्तानों मुगलों के समय तो बिल्कुल। फिर ब्रिटिश के समय भी अभी नहीं है। ब्रिटिश के समय अब उदय होने लगा। कब? 1870 में। कब उदय हुआ? 1870 में धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो सन 1870 से ही भारत ने प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उदय देखा और 1870 के प्रसिद्ध
मेयो के प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर उनके विकास को गति दी और वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा पेश की गई। याद करने लायक है ना, याद करना है, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि ठीक है यहाँ से अब आपको मैं एमसीक्यू जब करवाऊंगी ना तो मैं सब कुछ पूछूंगी, आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 1870 के प्रसिद्ध, यानी कि जो 1870 में जो मेयो का रेजोल्यूशन आया था ना, ये भी पूछा जाता कि मेयो का रेजोल्यूशन कब आया, 1870 में आया था, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर उनके विकास को गति दी, यानी कि 1870 में उदय होने लगा, उसने शक्तियां दे दी, देखो ये तुम्हारी शक्तियां हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। बोले अच्छा ठीक है, अब चलो अब तो जान बेजान है, अब तो मतलब कुछ तो मतलब हमारा भी एग्जिस्टेंस होने लगा, ठीक है बिल्कुल ठीक। और उसी साल क्या हुआ, 1870 में ही एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा कॉन्सेप्ट था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अर्बन म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा आई, ठीक है, यानी निर्वाचित होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ो, फिर उसके बाद जो 1857 का जो विद्रोह था, जो 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो वहां पे इस विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर काफी दबाव डाला था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कर से वित्त पोषित करना आवश्यक पाया गया और इसने राजकोषीय मजबूरी के कारण विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को अपनाया गया। हाउ ब्यूटीफुल इट इज डिफाइंड ना। यदि आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना, इतिहास को समझो, इतिहास को आपने पढ़ा होगा अलग अलग जगह से, बिल्कुल मैं मान रही हूँ आपने पढ़ा है, लेकिन इसको समझो कि देखो पहले तो इनका शरण होने लगा, फिर जब मेयो ने प्रस्ताव दिया अपना 1870 में, ठीक है, 1870 में इसने बोला अपन ना क्या कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन है उनको शक्तियां दे देते, जिम्मेदारियां देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों इनको ऐसा प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा और क्यों ये अपनाने पर विचार किए, कारण है, उसका कारण है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। क्यों? क्योंकि उस समय पैसे की पड़ गई कमी इनको। अब पैसे की कमी पड़ी तो कहां से पाएंगे, पैसे पाएंगे हम स्थानीय कर से, तभी तो हमारा वित्त भरेगा ना। तो जब स्थानीय ये कर क्यों देंगे, जब हम इनको, जब कोई शक्ति दे दे इनके ही लोगों, जब यही चुने इनके ही लोगों को शक्ति देंगे तब ये तो कर देंगे, तो स्थानीय कर से इनको अपना वित्त भरना था, इसीलिए राजकोषीय मजबूरी के कारण इन्होंने विकेंद्रीकरण लाया और इसीलिए लॉर्ड मेयो ने जो प्रस्ताव रखा ना उसको अपनाया गया, क्योंकि उसके पीछे कारण तो 1857 था, यानी कि ये अपने से इतने दयालु नहीं हुए कि अपने से दयालु हो गए, नहीं, इनको जरूरत पड़ी पैसों की, अब पैसे के लिए क्या करें, कर वसूलें, कर ये क्यों देंगे, फ्री में देंगे नहीं, जब इनकी रक्षा करोगे तब देंगे, जब इनको कोई जिम्मेदारी दोगे, कोई शक्ति दे दोगे। बोले अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्या, जी हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि लॉर्ड मेयो के जो प्रस्ताव था डिसेंट्रलाइजेशन का उसको एडॉप्ट किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा, अब बोलोगे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, अब सुनो, पूछा जाएगा कि लॉर्ड मेयो का जो प्रस्ताव था वह किस पर आधारित है, तो लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण पर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है। कब आया, 1870 में आया। 1870 में विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो के विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव को अपनाने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण है राजकोषीय, यहाँ पे देखो लिखा है ना राजकोषीय मजबूरी। राजकोषीय मजबूरी कहां से आई, तो 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर काफी दबाव डाला था। क्लियर है, बातें समझ में आई, आगे बढ़ो। तो मेयो के पदचिन्हों पर चलते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन संस्थानों को बहुत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान कर दिया। इसीलिए आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन, पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े ही हो आप। तो लॉर्ड रिपन ने बिल्कुल क्या किया, इनको डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क दे दिया। बोले अच्छा ये तो बड़े चतुर हैं, जी हाँ बिल्कुल चतुर तो है, तभी तो राज करके गए हैं इतना। अब देखो बोले कि लॉर्ड मेयो तो ला दिया भैया 1870 में, ठीक है ला दिया, अब ना अभी बात बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि अभी इनको पूरा दर्जा नहीं दिया गया। अपन ऐसा करते हैं
इनको ना आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा समझते हो? लोकतांत्रिक ढांचा होता है कि चुनाव। आप क्या है, हम लोकतांत्रिक देश हैं, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जी हाँ, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो बस वही है लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया लॉर्ड रिपन ने 1882 में। किसके पद चिन्हों पर चले? मेयो के पद चिन्हों पर चले। तो एम आर याद करना है ना, एम आर, क्योंकि हम भूल जाते रिपन पहले आया या मेयो पहले आया। तो एम आर अल्फाबेटिक ऑर्डर हमें तो याद है ना। तो बस एम पहले आर बाद में। तो ये कब आया? 70 में आया। ये 82 की बात हो रही है। क्लियर है? समझ में आया? अब आ जाओ। तो आपको क्या, अब दो चीज याद करो, ठीक है? मैंने क्या बताया, मैं पूछूंगी आपसे, है ना? आपको भूलना नहीं है, भूलने में दूंगी नहीं तो आप कैसे भूल जाओगे? एमसीक्यू के थ्रू आपका सब कुछ क्लियर होगा। देखो क्या, पहली बात, मेयो का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण पर आधारित, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर रिपन ने क्या किया? उसको डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रदान कर दिया, लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। दो चीज याद रहेगी आपको। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। ये कौन है? मेयो। ये कौन है? रिपन। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या बताया गया? सभी बोर्डों तब यानी कि जो मौजूद थे उस समय बोर्ड, ठीक है, उनको गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत के लिए अनिवार्य किया गया था, जिन्हें चुना जाना था, और इन निकायों के अध्यक्ष को निर्वाचित गैर अधिकारियों में से होना था। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यदि पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा क्या है, तो स्थानीय लोकतंत्र का यहां से क्वेश्चन बनता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या होता है। तो सुनो, उस समय जो भी बोर्ड मौजूद थे, दे वर मैंडेटेड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल कौन होते हैं? जैसे कि देखो, अब आप लोग नौकरी करोगे तो आप लोग ऑफिसर्स बन जाओगे, है ना? नॉन ऑफिशियल्स कौन होते हैं? चुने गए प्रतिनिधि नॉन ऑफिशियल्स हैं। वो अधिकारी नहीं है, उनको चुना गया है, ठीक है? इसीलिए बोला गया कि गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत, ठीक है, ऑल बोर्ड्स वर मैंडेटेड टू हैव अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स। तो ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? हु हैड टू बी इलेक्टेड, निर्वाचित हो, एंड द चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज हैड टू बी फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स। समझो, इस बात को समझना है ना। जो बोर्ड थे उस समय, जैसे ही बोला गया ना कि लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया, तो लोकतांत्रिक ढांचा मैंने बताया कि वहां पे निर्वाचित प्रतिनिधि, तो लेकिन कौन है निर्वाचित प्रतिनिधि? कैसे उसका निर्वाचन होगा? तो मानो कि ये है बोर्ड ये है बोर्ड। इसमें कौन रहेगा? इसमें अनिवार्य रूप से 2/3 जो होंगे वो गैर अधिकारी होंगे। गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत के लिए अनिवार्य किया गया था, ठीक है? और उसे चुना जाना था इन निकायों के अध्यक्ष को निर्वाचित गैर अधिकारियों में से होना चाहिए। यानी कि जो अध्यक्ष रहेगा वो निर्वाचित होगा और इन्हीं में से रहेगा। ये नहीं कि किसी ऑफिसर को बैठा देंगे, नहीं, लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा, और वो 2/3 बहुमत उसके पास होने चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, और वो गैर अधिकारियों में से होना चाहिए। और इसी पूरे ढांचे को लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको याद क्या क्या करना है? आपको 2/3 याद करना है। सुनो, मैग्ना कार्टा यदि बोला गया कि लोकतंत्र का, स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा क्या है, तो पहली बात तो 2/3 याद करो। 2/3 के बाद में गैर अधिकारी याद करो, ठीक है, नॉन ऑफिशियल याद करो। फिर उसके बाद में इलेक्टेड याद करो, ठीक है, निर्वाचित याद करो, और उसके बाद में चेयरमैन को याद करो। यानी कि अलग से यदि नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से, यानी कि 2/3 बहुमत गैर अधिकारियों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है, ऐसे याद करोगे। आगे बढ़े हम लोग, आगे सुन लो। फिर उसके बाद में 1907 में CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति के साथ स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों को बढ़ावा मिला। क्या बताया गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस received a boost with the appointment of Royal Commission on Centralization in 1907 under the chairmanship of C.H. Hobhouse. The commission recognized the importance of panchayats at the village level.
ये क्या बताया गया, ध्यान देना है ना, क्या था कि इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तो ये पूरा ला दिए 1870 में मेयो, 1882 में रिपन, और कैसे ये लोकतांत्रिक ढांचा कैसा रहेगा सब कुछ आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन बोलते हैं ना कि यदि हम देखें कि अब भी मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट तो हो गई थी 2016-17 से ही स्टार्ट हो गई थी, 2016-17 से ही यदि हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा बूस्ट मिल गया, घर बैठे पढ़ रहे हैं हम, घर बैठे पढ़ रहे हैं, ज्यादा बूस्ट मिल गया, समझ रहे हो। तो बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि ये लोकतांत्रिक ढांचा 1870 में हो, फिर 1882 रिपन, इन्होंने पूरा सब कुछ प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अब एक और बूस्ट मिला 1907 में, और गति मिल गई। कैसे मिली, अब देखो गति मिली कि एक कमीशन था, कौन सा कमीशन, रॉयल कमीशन था, ठीक है। रॉयल कमीशन, पहली बात तो रॉयल कमीशन वो किस पर बनाया गया था, वो केंद्रीकरण पे था, ठीक है। 1907 का जो रॉयल कमीशन था वो केंद्रीकरण में था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे CEH हॉबहाउस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, आप बोलोगे विकेंद्रीकरण तो नहीं है यहाँ, ये गलती से केंद्रीकरण तो नहीं, नहीं नाम इसका केंद्रीकरण है, लेकिन इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मंजूरी दी है, इसने स्थानीय स्वशासन के संस्थान को बढ़ावा दिया है, नाम इसका केंद्रीकरण ही है, लेकिन इसने बढ़ावा दिया है उसको, स्थानीय स्वशासन को। बातें क्लियर है। आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को मान्यता दी है, इन्होंने माना है कि ग्राम स्तर पर पंचायतों का महत्व है। इनका नाम भले ही केंद्र ये थे रॉयल कमीशन, किसमें, केंद्रीकरण पे 1907 में आए CEH हॉबहाउस की अध्यक्षता में, लेकिन इन्होंने स्थानीय सरकारी संस्थानों को बढ़ावा दिया और उन्होंने माना कि ग्राम स्तर पर पंचायतों की महत्ता है, महत्व है, ठीक है। बातें क्लियर है। और यह इस पृष्ठभूमि में है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के डोमेन में स्थानांतरित कर दिया। हमने पढ़ा है ना, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताओ, कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, ये हर किसी को याद है, लेकिन क्या एग्जाम में ये आपसे पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आपको ये पता है, एग्जामिनर को पता है। तो एग्जामिनर क्या पूछेंगे, एग्जामिनर ये पूछेंगे कि there was a transfer in this backdrop that the Montagu-Chelmsford reforms of 1919 transformed the subject of local government to the domain of provinces। पूछा जाएगा कि किस रिफॉर्म, किस सुधार के, या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों में कब स्थानांतरित किया गया, किस सुधार के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। अब 1909 वाला पूछ देगा, 1919 पूछ देगा, 1935 वाला पूछ देगा। अब आपको याद करना है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 आया ना, तो जो स्थानीय सरकार के जो विषय थे वो प्रांतों में दे दिए गए। बोले अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि जो पंचायत है वो क्यों राज्य के अंतर्गत आता है। जी हाँ, अभी तो समझ में आया, लेकिन अभी पूरा नहीं समझ में आया, अभी तो धीरे धीरे ये आ रहे हैं। अब आपको समझ में क्यों ये राज्य सूची के अंतर्गत आया, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने ये पंचायत लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंस को दे दिया। प्रोविंस क्या है, प्रांत क्या है, ये प्रांत मतलब आज के राज्य, समझ में आया। तो बस वही है, ये क्लियर है। थोड़ा मतलब समझ में आया। मेरी कोशिश है कि आपको याद हो जाए, वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, लेकिन कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको मतलब फ्लो सही नहीं लग रहा, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मैं अपने पढ़ाने के तरीके और मैं अपने में मैं सुधार करना चाहूंगी, तो आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सुधार बिल्कुल करूंगी, लेकिन आप बताइएगा जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि 1919 में उन्होंने स्थानांतरित कर दिया कि नहीं ऐसा करो, स्थानीय सरकार की जो भी विषय है ना वो प्रांतों को दे दो। अच्छा ठीक है, दे तो दिए।
फिर सुधार ने यह भी सिफारिश की कि जहां तक संभव हो तो स्थानीय निकायों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए. द रिफॉर्म ऑल्सो रिकमेंडेड व्हाट दे हैव रिकमेंडेड that as far as possible there should be a complete control in local bodies and complete possible independence for them from external control. बोले अच्छा ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, ये अपने में ही कर ले ना, ये अपने में ही कर ले, ये नहीं कि हम आए दिन जाकर के बोले सुनो ये वाला काम ऐसे नहीं करना है, यानी कि उनको तुम शक्तियां ही नहीं दिए हो. जब तुमने शक्तियां नहीं दी तो वो कोई काम नहीं करेंगे. शक्तियां उनको करने दो. बोलते हैं ना, जैसे कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना तो बहुत सारे माता पिता बहुत सारे माता पिता ना कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा है देखो ये कर रहा है वो कर रहा है. तो जैसे सुनते हैं ना बहुत लोग तो क्या बोलते हैं, बच्चा है उसकी जो इच्छा करने दो, है ना, वो समझ जाएगा. तो बस वैसा ही है कि अब ये इन्होंने स्थानांतरित तो कर दिया, प्रांतों को दे दी पंचायत, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय सरकार जो भी संस्थान है प्रांतों को दे दिए. लेकिन इस सुधार ने बोला कि इस पर ना अब बाहरी हस्तक्षेप बंद करो, कि हाँ केंद्र में बैठ करके आप ये करो वो करो, उसको थोड़ा कम कर दो आप. ठीक है, तो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, सिफारिश की है. माने नहीं माने वो बात अलग है ना. अब these panchayats covers only a limited number of villages with limited functions and due to organizational and fiscal constraint they did not become democratic and vibrant institution of local self government at the village level. इन पंचायतों ने सीमित कार्यों के साथ केवल सीमित संख्या में गांवों को कवर किया और संगठनात्मक और वित्तीय बाधाओं के कारण गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थान नहीं बन पाए. मैंने क्या बोला, सिफारिश है, वो हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है. तो सच्चाई यहाँ पे निकल करके आई, सच्चाई ये निकल करके आई कि संगठनात्मक बाधाएं, वित्तीय बाधाएं. अब देखो, अब आप बोल तो रहे हो ऐसा करो, शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, तो तुम पहली बात तो हमारा एक ढांचा तो बताओ, बना दो ना कि ये अध्यक्ष ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसा काम करेंगे. आपने कोई ढांचा ही नहीं बनाया, बोल तो लो तुम्हारी फिर उसके बाद में कि ढांचा तो एक तो है नहीं, और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वित्त तो दो, उसके बिना काम नहीं बनता, उसके बिना काम नहीं बनता. पैसे तो दो. बोलते हो शक्ति है, शक्ति, कुछ भी काम करने जा रहे पैसे ही नहीं है, कौन मानेगा हमारी बात, कोई नहीं मानेगा. रोड भी बनवाना है तो रोड बनवाने के लिए 4 लोग आकर के खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं रोड बनवा, तो पैसे ही नहीं, कहां से बनवाएंगे. ये कारण, तो मुख्य कारण क्या हुआ, उन्होंने सिफारिश तो कर दी बड़ी लंबी लंबी, लेकिन हुआ क्या, परिणाम ये निकला कि संगठनात्मक और वित्तीय बाधाओं के कारण गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थान नहीं बन पाए. बोल दिए लेकिन बना नहीं. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, हालांकि 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम पारित कर दिया था और 1926 तक 6 देशी राज्यों ने भी पंचायत कानून पारित कर दिए थे. बोले अच्छा, मतलब कि धीरे धीरे वो कर रहे थे अपने स्तर. हम कितना, क्योंकि प्रांतों को दे दिए, अब प्रांत अपना काम करने लग गए, प्रांत अपना काम करने लग गए कि हम अपना अधिनियम बना देते, तो बिल्कुल अब अधिनियम के अंतर्गत काम होगा. तो बिल्कुल, तो 1925 तक 8 प्रांतों ने पारित किया पंचायत अधिनियम और 1926 तक 6 देशी राज्यों ने पंचायत कानून पारित कर दिए. परिणाम क्या आया, आओ देख लेते हैं परिणाम क्या है. तो स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए गए और कर लगाने के कार्यों को कम कर दिया गया. स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देने लग गए, अधिकार है अब तुम्हारे पास में, ठीक है. लोकल बॉडीज वर गिवन मोर पावर्स एंड फंक्शंस, ये आपके शक्तियां ये और ये आपके कार्य है. लोकल बॉडीज वर गिवन मोर पावर्स एंड फंक्शंस टू इम्पोज टैक्सेस वर रिड्यूस्ड, यानी कि केवल कर, लेकिन स्थानीय सरकारी संस्थानों की स्थिति अप्रभावित रही. बट द पोजीशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिमेन्ड अनइफेक्टेड. यहाँ पे बोला गया कि लोकल बॉडीज को पास दिए गए, शक्तियां दी गई, और कर वसूली की यदि हम बात करें, कर लगाने के कार्यों को भी कम किया गया, ज्यादा वसूला नहीं जा रहा था, नहीं तुम इतना हमको दो ही. लेकिन फिर भी उतनी स्थिति उतनी अधिक नहीं बढ़ पाई. और कब स्थिति कैसे बढ़ेगी, परिणाम क्या निकल करके आएगा, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे. लेकिन यहाँ से आपको ये पूरा एक बैकग्राउंड समझ में आया, और शुरू में ही मैंने बताया
कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था, उससे परिणाम ये निकला कि संवैधानिक ढांचा या संवैधानिक दर्जा संविधान में पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। लेकिन इसका किस तरीके से ये इनिशिएट हुए हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, तो आज की क्लास में हमने ये देखा है। मेरी आशा यही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।